हम सब जानते हैं कि टैक्स हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इस पूरे सिस्टम को चलाने वाले विशाल इंजन के पीछे असल में है क्या? हाँ, आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। आज हमारे पास जीएसटी के 8 साल पूरे होने पर एक सांख्यिकीय रिपोर्ट है और हमारा मकसद सिर्फ आंकड़े पढ़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमें ये समझना है कि ये आंकड़े, ये नंबर्स भारत की अर्थव्यवस्था और व्यापार के बारे में असल में क्या कहानी बताते हैं। क्योंकि हर नंबर के पीछे एक व्यापारी है, एक दुकान है, एक फैक्ट्री है। सही बात है। तो ये एक विस्तृत रिपोर्ट है, जून 2025 तक का डेटा है इसमें। हाँ, तो चलिए इस डेटा की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या छिपा है। बिल्कुल। तो आज की हमारी पड़ताल का मकसद साफ है। ये जीएसटी सिस्टम कितना बड़ा हो गया है, क्या लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, और इन आंकड़ों में कौन सी ऐसी हैरान करने वाली बातें हैं जो पहली नजर में नहीं दिखती। शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं सिस्टम के आकार से। हमारे सामने रजिस्ट्रेशन ट्रेंड का एक चार्ट है और इसमें एक सीधी ऊपर जाती हुई रेखा दिख रही है। हाँ, और ये रेखा एक बहुत दिलचस्प कहानी कहती है। 30 जून 2025 तक भारत में कुल सक्रिय जीएसटी करदाताओं की संख्या 1,53,00,000 से ज्यादा है। 1,53,00,000? जी, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 1.5 करोड़ से ज्यादा? अरे बाप रे! इसे किसी पैमाने पर रखे तो ये तो लगभग ऑस्ट्रेलिया की आधी आबादी के बराबर लोग हो गए जो भारत में जीएसटी फाइल कर रहे हैं। हाँ, पैमाना तो सच में चौंकाने वाला है। और इस बड़ी संख्या के अंदर भी काफी विविधता है। इसमें से करीब 1,34,00,000 तो सामान्य करदाता है, जो मतलब सिस्टम की रीढ़ है। अच्छा। लेकिन साथ ही लगभग 15 लाख कॉम्पोजिशन करदाता भी हैं। ये छोटे व्यापारियों के लिए एक सरल योजना है। और सबसे अहम बात यह है कि इनमें से सिर्फ 40-41 लाख ही पुराने टैक्स सिस्टम से आए हैं। एक मिनट, सिर्फ 40 लाख? इसका मतलब 1 करोड़ से भी ज्यादा नए करदाता इस सिस्टम से जुड़े हैं? बिल्कुल। ये तो वो लोग हुए जो शायद पहले टैक्स के दायरे से पूरी तरह बाहर थे। हम हमेशा अर्थव्यवस्था के फॉर्मल होने की बात सुनते हैं, लगता है ये उसी का सीधा सबूत है। ये उसी कहानी का सबसे बड़ा आंकड़ा है। जब एक छोटा व्यापारी जो पहले सिर्फ कैश में काम करता था, वो जीएसटी में रजिस्टर होता है, तो उसका पूरा कारोबार रिकॉर्ड पर आ जाता है। हाँ। इससे उसे भविष्य में बैंक से लोन लेने में आसानी हो सकती है, उसकी सप्लाई चेन ज्यादा व्यवस्थित हो सकती है। ये सिर्फ टैक्स देने की बात नहीं है। ये व्यापार करने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव है। सही कहा। अच्छा, इन बड़े आंकड़ों को थोड़ा और जमीनी स्तर पर लाते हैं। जी। क्या हमारे पास राज्यवार डेटा भी है? इससे शायद हमें देश के आर्थिक केंद्रों की एक नई तस्वीर देखने को मिले। हाँ, और यहाँ एक कह सकते हैं कि एक हैरान करने वाला तथ्य सामने आता है। क्या? अगर हम सबसे ज्यादा करदाताओं वाले राज्यों को देखें, तो नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश? सच में? जी, उत्तर प्रदेश, जहां 20,26,000 से ज्यादा करदाता हैं। ये तो थोड़ा चौंकाने वाला है। मतलब हम तो हमेशा महाराष्ट्र, मुंबई, इन्हें ही देश की आर्थिक राजधानी मानते आए हैं। और वो गलत भी नहीं है। महाराष्ट्र 18,64,000 करदाताओं के साथ दूसरे नंबर पर है। लेकिन यूपी का आगे होना एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की ओर इशारा करता है। क्या हो सकता है? हो सकता है इसका एक कारण आबादी हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि यूपी में छोटे और मझोले व्यवसायों की संख्या बहुत ज्यादा है, जो अब जीएसटी के दायरे में आ गए हैं। अच्छा। जबकि महाराष्ट्र में शायद कम संख्या में बड़े कॉरपोरेशंस ज्यादा टैक्स देते होंगे। तो ये रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा हमें सिर्फ ये नहीं बता रहा कि कौन सा राज्य अमीर है, बल्कि ये बता रहा है कि किस राज्य में ज्यादा से ज्यादा छोटे व्यापार औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं। बिल्कुल, ये आर्थिक गतिविधि के फैलाव को दिखाता है। और इस फैलाव की विशालता तब और समझ आती है जब हम स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर को देखते हैं। सबसे कम कहाँ है? सबसे कम करदाता लक्षद्वीप में है, सिर्फ 469। सिर्फ 469? हाँ, तो सोचिए, एक ही डिजिटल सिस्टम एक तरफ उत्तर प्रदेश के 20 लाख से ज्यादा व्यापारियों को संभाल रहा है और दूसरी तरफ लक्षद्वीप के 469 व्यापारियों को भी। वाह, ये तो इस सिस्टम के लचीलेपन और पैमाने को दिखाता है। सही। ठीक है, तो 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग सिस्टम में पंजीकृत हैं, ये बात तो साफ हो गई। पर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। क्या ये सिर्फ कागज पर हुए रजिस्ट्रेशंस हैं, या ये लोग सच में हर महीने सक्रिय रूप से नियमों का पालन कर रहे हैं? क्योंकि असली कहानी तो वहीं छिपी है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। सिस्टम का स्वास्थ्य इसी बात से पता चलता है, और इसके लिए
हमें रिटर्न फाइलिंग के आंकड़ों को देखना होगा। तो क्या कहते हैं आंकड़े? पहली नजर में एक आंकड़ा है जो सिस्टम की क्षमता दिखाता है। एक दिन में सबसे ज्यादा 32.65 लाख रिटर्न दाखिल किए गए हैं। 32 लाख से ज्यादा रिटर्न सिर्फ एक दिन में? जी, जरा सोचिए उस दिन जीएसटीएन के सर्वरों पर कितना दबाव होगा। ये तो अपने आप में एक तकनीकी उपलब्धि है। हाँ, ये डिजिटल ढांचे की मजबूती को तो दिखाता ही है, लेकिन इससे भी गहरी कहानी अनुपालन या जिसे कंप्लायंस कहते हैं उसके चार्ट में है। अच्छा, रिपोर्ट में जीएसटीआर 3B फाइलिंग का एक चार्ट है जो दो चीजें दिखाता है। नियत तारीख यानी ड्यू डेट तक कितने लोगों ने रिटर्न फाइल किया, और अंत में यानी 30 जून 2025 तक कुल कितने लोगों ने फाइल किया। और उसमें क्या दिखता है? नियत तारीख पर फाइलिंग का प्रतिशत आमतौर पर 80 से 90% के बीच रहता है। एक मिनट, 80 से 90%? सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर क्या इसका ये मतलब नहीं कि 10 से 20% लोग यानी लाखों व्यापारी समय पर रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं? क्या इसे एक अच्छी प्रणाली माना जाना चाहिए? यह आपने बहुत सही सवाल पूछा। आदर्श स्थिति में तो 100% फाइलिंग समय पर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ असली कहानी चार्ट की दूसरी लाइन में है। वो क्या है? जो लोग समय पर फाइल नहीं करते, सिस्टम उन्हें भूल नहीं जाता। देर से फाइल करने पर लगने वाली फीस और ऑटोमेटेड नोटिस का असर ये होता है कि अंत में लगभग सभी लोग रिटर्न फाइल कर देते हैं। अच्छा। 30 जून 2025 तक उन्हीं महीनों के लिए जो अंतिम फाइलिंग का आंकड़ा है वो 98% से 99% तक पहुंच जाता है। ओह, तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम लोगों को पकड़ने में कामयाब है, भले ही वे देर से ही सही। ये एक तरह से व्यावहारिक सफलता है। बिल्कुल। एक टैक्स सिस्टम के नजरिए से देखें तो दो लक्ष्य होते हैं, समय पर अनुपालन और अंतिम अनुपालन। समय पर अनुपालन में सुधार की गुंजाइश है, लेकिन अंतिम अनुपालन दर का 99% के करीब होना दिखाता है कि सिस्टम में जवाबदेही तय करने के जो तरीके हैं वे काम कर रहे हैं। मतलब कोई भी आसानी से सिस्टम से बचकर निकल नहीं सकता। नहीं। हाँ, और जब कोई गड़बड़ी होती है, मतलब जब किसी के रिटर्न में कोई अंतर पाया जाता है, तब क्या होता है? रिपोर्ट में DRC 01B और 01C नोटिस पर स्व अनुपालन यानी सेल्फ कंप्लायंस का भी जिक्र है। हाँ। ये वही नोटिस हैं जो बिक्री और चुकाए गए टैक्स में अंतर होने पर भेजे जाते हैं, है ना? जी बिल्कुल। जब आपके द्वारा घोषित बिक्री यानी GSTR 1 और आपके द्वारा चुकाए गए टैक्स यानी GSTR 3B में सिस्टम को कोई बड़ा अंतर दिखता है, हाँ, तो वो एक ऑटोमेटेड नोटिस भेजता है। ये एक तरह से सिस्टम का तरीका है व्यापारी से पूछने का, देखिए हमें ये गड़बड़ लग रही है, क्या आप इसे एक बार देख लेंगे? और लोग इस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं? क्या वे इसे नजरअंदाज करते हैं? यहीं पर एक और सकारात्मक कहानी है। आंकड़े बताते हैं कि इन नोटिसों का जवाब देने वालों में से 90% से ज्यादा लोग स्व अनुपालन का रास्ता चुनते हैं। 90% से ज्यादा? हाँ, यानी वे या तो अपनी गलती मानकर बचा हुआ टैक्स जमा कर देते हैं या फिर उसका सही स्पष्टीकरण देते हैं। उदाहरण के लिए, मई 2025 में जारी हुए 6,744 नोटिसों में से 5,907 मामलों में लोगों ने खुद ही सुधार कर लिया। वाह, इसका मतलब सिस्टम टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। बिल्कुल। ये सिर्फ सजा देने वाला सिस्टम नहीं है, बल्कि सुधार का मौका भी दे रहा है। ये एक परिपक्व कर व्यवस्था का संकेत है। सही कहा आपने। ये दिखाता है कि करदाता भी सिस्टम के साथ जुड़कर चीजों को ठीक करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा व्यवहारिक बदलाव है। ये सहयोग वाली बात दिलचस्प है, और ये मुझे उन 1.5 करोड़ करदाताओं के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। वे असल में हैं कौन? क्या वे सब एक जैसे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट में एक तालिका है जो करदाताओं को उनके सालाना टर्नओवर के हिसाब से बांटती है, और सच कहूं तो उसे देखकर मेरा सिर चकरा गया। हाँ, वो तालिका भारतीय अर्थव्यवस्था का एक्सरे है। वो हमें जमीनी हकीकत दिखाती है। चलिए पिरामिड के सबसे निचले हिस्से से शुरू करते हैं। ठीक है। रिपोर्ट के मुताबिक 5 लाख रुपए तक के सालाना टर्नओवर वाले लगभग 16,86,000 करदाता हैं। लगभग 17 लाख? ये तो बहुत छोटी दुकानें, कारीगर और फ्रीलांसर्स होंगे। बिल्कुल। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सभी मिलकर हर महीने औसतन 1 से भी कम इनवॉइस यानी सिर्फ 0.6 इनवॉइस फाइल करते हैं। 1 से भी कम? 0.6 इनवॉइस प्रति माह? इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा कौन सा व्यापार है? सोचिए उस छोटे कारीगर के बारे में जो हाथ से सामान बनाता है। हो सकता है वो साल में सिर्फ 2 या 3 बार किसी बड़े शोरूम को अपना माल बेचता हो, जिसके लिए उसे B2B इनवॉइस बनाना पड़ता है। अच्छा। बाकी समय वो सीधे ग्राहकों को कैश में बेचता है।
या कोई छोटा दुकानदार जो तिमाही रिटर्न भरता है। ये आंकड़ा हमें उस जमीनी हकीकत की झलक देता है जिसे बड़े आंकड़े अक्सर छिपा देते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। तो ये तो पिरामिड का आधार हो गया। अब जरा पिरामिड की चोटी पर चलते हैं। वहां कौन है? दूसरे छोर पर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के सालाना टर्नओवर वाले सिर्फ 14,198 व्यवसाय हैं। पूरे देश में सिर्फ 14,000? हाँ, लेकिन ये 14,198 कंपनियां हर महीने औसतन 6,003 से ज्यादा इनवॉइस फाइल करती हैं। 6,000 इनवॉइस हर महीने? 1 मिनट, इसका मतलब हुआ हर दिन लगभग 200 इनवॉइस। जी। तो हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जहां एक तरफ एक व्यापारी है जो शायद साल में 5-6 इनवॉइस बनाता है, और दूसरी तरफ एक कंपनी है जो हर दिन 200 इनवॉइस जारी कर रही है। ये दोनों एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कैसे काम कर सकते हैं? यही इस डिजिटल ढांचे की सबसे बड़ी खूबी है। ये अलग-अलग जरूरतों के लिए बनाया गया है। कैसे? जो छोटा व्यापारी है वो शायद जीएसटी पोर्टल पर जाके हाथ से एक-एक इनवॉइस की जानकारी भरता है, लेकिन जो बड़ी कंपनी है वो अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सीधे जीएसटीएन के सर्वर से जोड़ देती है, जिसे एपीआई इंटीग्रेशन कहते हैं। अच्छा, उनके हजारों इनवॉइस अपने आप सिस्टम में चले जाते हैं। तो इस सब का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क यानी जीएसटीएन अविश्वसनीय मात्रा और विविधता वाले डेटा को संभाल रहा है। अगर हम सिर्फ मार्च 2025 का महीना देखें तो 1 करोड़ से ज्यादा करदाताओं ने 38 करोड़ से ज्यादा इनवॉइस की जानकारी दी। एक महीने में 38 करोड़ इनवॉइस? हाँ, ये सिर्फ एक टैक्स कलेक्शन प्लेटफॉर्म नहीं है। ये भारत के व्यापार का एक विशाल लाइव डेटाबेस बन गया है जो हमें अर्थव्यवस्था की नब्ज के बारे में इतना कुछ बता सकता है। तो आज की इस गहरी पड़ताल को समेटते हैं। हमने देखा कि जीएसटी का दायरा बढ़कर 1.5 करोड़ करदाताओं तक पहुंच गया है, जो अर्थव्यवस्था के औपचारिक होने की एक जबरदस्त कहानी कहता है। हमने यह भी देखा कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य रजिस्ट्रेशन के मामले में महाराष्ट्र से आगे हैं, जो आर्थिक गतिविधियों के फैलाव का संकेत है। हमने अनुपालन की कहानी भी देखी। भले ही समय पर फाइलिंग में सुधार की गुंजाइश हो, लेकिन अंतिम अनुपालन दर लगभग 99% है। हाँ, जो दिखाता है कि सिस्टम जवाबदेही तय करने में सफल रहा है। बिल्कुल। और स्व अनुपालन की उच्च दर एक सहयोगात्मक माहौल की ओर इशारा करती है। और सबसे आखिर में हमने भारतीय व्यापार की अवश्य विस्मरणीय विविधता देखी। एक ही डिजिटल छत के नीचे एक छोटा कारीगर भी है और देश का सबसे बड़ा कॉरपोरेशन भी। और ये डिजिटल ढांचा उन दोनों को संभालने में सक्षम है। ये वास्तव में इस सिस्टम के पैमाने और लचीलेपन की असली कहानी है। संक्षेप में कहे तो ये आंकड़े एक ऐसे सिस्टम को दिखाते हैं जो न केवल आकार में बढ़ा है बल्कि परिपक्वता में भी बढ़ा है। ये एक जटिल और गतिशील प्रणाली है जो स्वयं भारतीय अर्थव्यवस्था की जटिलता और विविधता को दर्शाती है। ये सब वाकई बहुत दिलचस्प है, लेकिन मैं इस चर्चा को एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। जरूर। ये रिपोर्ट हमें ये तो बहुत अच्छे से बताती है कि क्या हो रहा है, कितने लोग पंजीकृत हैं, कितने रिटर्न दाखिल हुए, लेकिन ये मुझे सोचने पर मजबूर करती है कि इस सब के पीछे का क्यों क्या है। ये जो बढ़ता हुआ अनुपालन हम देख रहे हैं, क्या ये डिजिटल सिस्टम की आसानी से प्रेरित है, या दंड के डर से, या फिर भारत के व्यापारिक जगत की संस्कृति में औपचारिकता की ओर एक वास्तविक बदलाव आ रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, इन आंकड़ों से ये पता नहीं चलता, और शायद असली कहानी इसी क्यों में छिपी।